नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा 11वीं के चैप्टर है यूनिट 6 न्यायपालिका के महत्वपूर्ण प्रश्नों एवं महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। जानने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि पूरी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। न्यायपालिका न्याय व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है। 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायमूर्ति A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 1975 में न्यायमूर्ति R.H.R. खन्ना को पीछे छोड़ते हुए न्यायमूर्ति M.H. बेग को नियुक्ति दी गई। 1991 में पहली बार संसद के 108 सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। बात करें 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति ने न्यायमूर्ति P.V. रामास्वामी को पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रहते सार्वजनिक धन का निजी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने और संवैधानिक नियमों की धज्जी उड़ाने के कारण नैतिक पतन तथा पद का जानबूझकर गंभीर दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति होगी। अनुच्छेद 144 की बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे। अनुच्छेद 32 की बात करें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश आदि जारी करके मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है। अनुच्छेद 226 की बात करें तो उच्च न्यायालयों को भी ऐसी रीट जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 13 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय को किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू करने होने से रोक सकता है। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है और न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है। अभ्यास प्रश्नावली की चर्चा करते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं? निम्नलिखित हैं, जो बेमेल हैं उसे छांटे। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किससे सलाह ली जाती है? न्यायाधीशों को अमूमन अवकाश प्राप्ति की आयु से पहले ही नहीं हटाया जाता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला दूसरे उच्च न्यायालय में नहीं किया जा सकता और न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद की दखल नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला दूसरे उच्च न्यायालय में नहीं किया जा सकता। ये बेमेल है, इसको अपनों ने छांट दिया है। क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है? अपना उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हो। न्यायपालिका भी संविधान का ही भाग है, वह संविधान के ऊपर नहीं है। न्यायपालिका भी संविधान के अनुसार ही कार्य करेगी। न्यायपालिका का उद्देश्य भी संविधान के व प्रजातंत्र के उद्देश्य को पूरा करना है। अतः न्यायपालिका की स्वतंत्रता के निर्णयों को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया जाए। न्यायपालिका अपनी नियुक्ति के लिए, सेवाकाल के लिए व सेवा शर्तों व सेवा सुविधाओं के लिए कार्यपालिका व विधानपालिका पर निर्भर न हो। न्यायाधीश को हटाने का तरीका भी पक्षपात रहित हो। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है और संपूर्ण स्थान प्राप्त है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन कौन से हैं? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधान है। पहला प्रावधान है, न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निश्चित योग्यताएं व अनुभव दिए गए हैं। तीसरा बिंदु है, न्यायपालिका अपने वेतन भत्तों व अन्य आर्थिक सुविधाओं के लिए कार्यपालिका और संसद पर निर्भर नहीं है। उनके खर्चों से संबंधित बिल पर बहस और मतदान नहीं होता है। न्यायाधीशों की सेवा काल लंबा व सुरक्षित होता है। यद्यपि कुछ परिस्थितियों में इनको हटाया जा सकता है, परंतु महाभियोग की प्रक्रिया काफ़ी लंबी व मुश्किल होती है। न्यायाधीशों के कार्यों में निर्णयों के आधार पर उनकी व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। जो न्यायालय का व इसके निर्णयों का अपमान करते हैं, न्यायालय उनको दंडित कर सकती हैं। न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। अगला प्रश्न है,
नीचे दी गई समाचार रिपोर्ट पढ़ें और इसमें निम्नलिखित पहलुओं की पहचान करें। सर्वोच्च न्यायालय ने रिलायंस के दहानू के किसानों को 300 करोड़ रुपए देने को कहा। निजी कॉर्पोरेट ब्यूरो 24 मार्च 2005। मुंबई सर्वोच्च न्यायालय रिक्तिस्थान रिलायंस से 300 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी लोन को कहा। मामला किस बारे में है? यह मामला दहानू मुंबई के चीकू पैदा करने वाले उन किसानों को मुआवजा देने के बारे में है। उसका थर्मल पावर प्लांट के नुकसानदायक रिसाव के कारण भारी नुकसान हुआ। इस मामले में लाभार्थी कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार दहानूपुर क्षेत्र के चीकू पैदा करने वाले किसानों को इसमें लाभ हुआ। इस मामले में फरियादी कौन है? इस केस में दहानूपुर क्षेत्र के चीकू पैदा करने वाले किसान वादी हैं। सोच कर बताएं कंपनी की तरफ से कौन कौन से तर्क दिए जाएंगे। रिलायंस कंपनी ने न्यायालय में यह दलील दी कि किन थर्मल पावर प्लांट के नुकसानदायक रिसाव को नियंत्रित करने के लिए एक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। नीचे दी गई समाचार रिपोर्ट पढ़ें और चिन्हित करें कि रिपोर्ट में किस किस स्तर की सरकार सक्रिय दिखाई देती है। सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की निशानदेही करें। कार्यपालिका और न्यायपालिका के कामकाज की कौन सी बातें आप इसमें पहचान सकते हैं। इस प्रकरण के से संबंधित नीतिगत मुद्दे, कानून बनाने से संबंधित बातें, क्रियान्वयन तथा कानून की व्याख्या से जुड़ी बातों की पहचान करें। सीएनजी केंद्र पर मुद्दे पर केंद्र और दिल्ली सरकार का एक साथ स्टाफ रिपोर्ट द हिंदू सितंबर 23, 2001। यातायात प्रणाली अस्त व्यस्त हो जाएगी। इस केस में केंद्रीय सरकार और दिल्ली सरकार शामिल है। दूसरा पॉइंट है यातायात के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निश्चित मापदंड के आधार पर इस केस को टी करने में सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कार्यपालिका प्रदूषण नियंत्रण की नीति टी करेगी और न्यायपालिका यह तय करेगी कार्यपालिका की नीति कितना उल्लंघन हुआ है। इस प्रकरण में नीतिगत निर्णय दिल्ली सरकार का यह है कि दिल्ली में सीएनजी के प्रयोग से बसें दिल्ली में चलेगी। इस नीति के अनुसार दिल्ली सरकार कानून बनाएगी। नीति व कानून की व्याख्या के संबंध में निर्णय लिया गया है कि ऐसा करते समय प्रदूषण से सुरक्षा को मुख्य रूप से ध्यान रखा जाए। अब अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण, जनहित याचिका किस तरह गरीबों की मदद कर सकती है। न्याय वितरण की प्रक्रिया में जनहित याचिका की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कदम है। इन याचिकाओं के माध्यम से उन व्यक्तियों को न्याय दिलाया जा सकता है जो स्वयं अपने हित की रक्षा अज्ञानता के कारण, आर्थिक स्रोतों के अभाव के कारण असमर्थ हैं। ऐसे व्यक्तियों के हितों के लिए कुछ दयालु व्यक्ति या संस्थाएं याचिका दायर करती हैं तथा आवश्यक प्रमाण व तथ्य प्रदान करती हैं तथा जनहित को प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। सबसे पहले इस दिशा में न्यायाधीश पीएन भगवती ने इस प्रकार की याचिका स्वीकार के पहल की, जिससे गरीब व असहाय लोगों को न्याय दिलाने में जनहित याचिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। न्यायाधीश पीएन भगवती ने सबसे पहले 1984 में बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाया। भारत सरकार केस में जनहित याचिका स्वीकार की, जिससे अनेक मजदूरों को न्याय मिला। अगला प्रश्न है, क्या आप मानते हैं कि न्यायिक सक्रियता से न्यायपालिका और कार्यपालिका में विरोध पनप सकता है? क्यों? भारतीय न्यायपालिका को न्याय पुनः निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है, जिसके आधार पर न्यायपालिका विधानपालिका के द्वारा पारित कानूनों एवं कार्यपालिका के द्वारा जारी आदेशों को संवैधानिक वैधता की जांच कर सकता है। अगर ये संविधान के विपरीत पाए जाते हैं तो न्यायपालिका उनको अवैध घोषित कर सकती है, परंतु न्यायपालिका को यह शक्ति सीमित है। अगला प्रश्न है, न्यायिक सक्रियता मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से किस रूप से जुड़ी है? क्या इससे मौलिक अधिकारों के विषय क्षेत्र को बढ़ाने की में मदद मिली है? न्याय सक्रियता भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में चर्चा का विषय है, जिसको भारतीय आम जनता ने स्वीकार किया है, सराहा भी है, क्योंकि इससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी हुई। कार्यपालिका, विधानपालिका और नौकरशाही पर नियंत्रण करने में भी सहायता मिली है। भारतीय न्यायपालिका विभिन्न ऐसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नीतिगत विषयों पर टिप्पणी करती है जिनको वह गलत मानती हैं। अगला प्रश्न है, हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए? हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच और व्यक्ति या समूह तथा सरकार के बीच विवाद उठते हैं। इन सभी विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना चाहिए। कानून के शासन का भाव यह है कि धनी और गरीब
स्त्री और पुरुष, अगले और पिछले सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हों। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा, कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करें। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती हैं, विवादों को कानून के अनुसार हल करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही न ले लें। इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। अब साथियों, तो आज हमने न्यायपालिका के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना और इनके उत्तरों को समझने का प्रयास किया है। साथ ही साथ एक उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा एक छोटा प्रयास किया है और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।